ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है? इसका क्या होगा आंसर? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला वाला कौन सा अनुच्छेद से है? 32। शोषण का विरुद्ध का 23 और 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। यस, एकदम सही आपने बोला, आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कि कौन सा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उसका अधिकार है, तो बताएंगे कौन सा अधिकार है भाई, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा है, कौन सा नहीं है, ये बोला ना, कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ? तो इसका आंसर है एक। अब मैं क्यों है मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, ये आता है 262 आर्टिकल के तहत, ट्रिब्यूनल इसको कराती है। कौन कराती है? ट्रिब्यूनल। ठीक है ना। बाकी जो ये अधिकार है, इसका सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता है। उसका मतलब क्या होता है? केवल एंड केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है। और क्या शक्ति है? वाद और विवाद केंद्र और राज्य के बीच में यदि समस्या होती है, किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य और राज्य के बीच में, या दो और दो राज्य के बीच में यदि विवाद होती है, तो उसको सुलझाने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। और ये कौन सी आर्टिकल में है? 131। कौन सी? 131 में। ठीक है ना। ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये समझ लो कि देखो, 131, 132, 133, 134, 135, 136 और 137 ये सारे अधिकार में है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। इसमें से मूल अधिकार है। उसके बाद आपके एपीलेट जुरिस्डिक्शन आता है। ठीक है ना। हाँ, अपील वाला। ठीक है ना। उसके में एसएलपी भी आता है, स्पेशल लीव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अधिकार दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आपने निकाल दिया। आगे, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पहले समझा करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। पहला क्या है? मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य है। सही है, एकदम ये सही है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार से अधिक विस्तृत है। लिया गया है कि ज्यादा भी है? ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पकड़ना है। ध्यान से देखिए, लिया गया है अमेरिका से। कहां से? बिल ऑफ राइट। किसे? बिल ऑफ राइट से। लेकिन क्या अमेरिका के मौलिक अधिकार से हमारा मौलिक अधिकार ज्यादा बड़ा है क्या? है क्या? ये एकदम है। तो ये भी नहीं होगा। ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा। समझ में आया? दूसरा है, मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए है। अब बताइए क्या है? तो कौन से विचार का बढ़ावा देता है भाई? कौन सा? ना 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 ना, ऐसे नहीं। कौन? देखो देखो देखो, ऑनलाइन भी कोई दे रहा है क्या आंसर? ऑनलाइन दो जल्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां समझने योग्य है। पूरी की पूरी कंसेप्ट मौलिक अधिकार का
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है यहीं से पता चलता है। देखिए, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होता है, कोई बता सकता है क्या? क्या मौलिक अधिकार क्या मौलिक अधिकार ही है, इसके अलावा भी अधिकार आपको दिया गया है? तो दो तरीके के अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के रूप में और दूसरे का नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी आपका अधिकार ही है, लेकिन लिखा कहां है? ये लिखा है, मैं बता रहा हूं, लिखा है आर्टिकल 37 अनुच्छेद 36 पढ़िए, क्या कहता है? इट इज अ फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मौलिक है प्रशासन में। क्या है ये? मौलिक है। कहां है मौलिक? प्रशासन में। मतलब ये आपके लिए मौलिक अधिकार है और राज्य के लिए क्या है? ये कर्तव्य है। राज्य के लिए कर्तव्य है और आपके लिए मौलिक अधिकार है। और ये दो मौलिक अधिकार क्यों दिया गया है, यही समझने वाली बात है। देखिए, राजनीतिक अधिकार जो है वो आपके मौलिक अधिकार देता है केवल, समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट क्या देता है आपके? राजनीतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक अधिकार देता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय कौन देता है? डीपीएसपी। कौन देता है? डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी का कंसेप्ट है, न कि मौलिक अधिकार का। आप समझ रहे हो कंसेप्ट को? देखो, संविधान, उसकी लाइन बे लाइन जो शब्द का प्रयोग किया गया, संविधान पढ़ने का मतलब इतना नहीं होता कि आप ये जान जाते हैं कि 12 में राज्य है, 13 में ये है, 14 में समानता का अधिकार, ऐसे नहीं चलता। उसके बीच में जो शब्द है ना, उसको पकड़नी पड़ती है। जैसे आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है फंडामेंटल इन गवर्नेंस, प्रशासन में मौलिक है, वो भी मौलिक ही है। क्या है वो? मौलिक है। आर्टिकल 37 पढ़ लो, पूरी की पूरी कंसेप्ट खुल जाएगी। और इसीलिए आर्टिकल 12 का उद्देश्य वही है जो आर्टिकल 36 का है। अब समझ में आया? जोड़िए जोड़िए, मजा आ रहा है? ये है मौलिक अधिकार। अब समझिए, तो कौन सी देता है ये? राजनीतिक। कौन? राजनीतिक, ठीक है ना? राजनीतिक अधिकार देता है। ये हो गया गलत? गलत हो गया, तो यही आंसर गलत है आपके, मतलब इसका आंसर सी है। निकालने का समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन निकालना है? देखिए, क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये तो बता ही देंगे। कौन सी? 19। बहुत बढ़िया, ये तो पता है आप लोगों को, जबरदस्त। ठीक है, आगे बताइए। देखिए, आगे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया है। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, जरूरी है। जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी फायदा है। ज्ञान को रखा नहीं जाता, और शेयर किया। देखो क्या है, इधर देखो, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? हाँ, एकदम टू हैव अ बॉडी बोला जाता है, मतलब शरीर को पेश करो। न्यायालय क्या कहता है इसमें कि जो बंदे को आपने बंदी बनाया है उसको क्या करो? न्यायालय के पास प्रस्तुत करो। किस आधार पे आपने गिरफ्तार किया है? रिट है ये, समझ में आए? 5 तरीके की रिट है। अच्छा, रिट जानने का अधिकार क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है? हाँ, इसके अलावा किसके पास है? क्या हाई कोर्ट के अलावा और किसी के पास हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कौन देगा उसको शक्ति? संसद देगा। कौन देगा? संसद देगा। 3 चीजें याद रखिएगा। अभी किसके किसके पास है रिट जारी करने का? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। क्या बाकी के कोर्ट के दिया जा सकता है? तो यस,
कौन देगा? संसद अधिकार देगा। समझ में आया? इससे 3 क्वेश्चन निकल गए हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार के साथ असंगत कानून से संबंधित है? देखो क्वेश्चन, हाँ, असंगत कानून के साथ। कहने का मतलब देखो सिंपल सा मैं समझा देता हूं क्वेश्चन, किसी को ना समझ में आए तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन ऐसा मौलिक अधिकार में वो आर्टिकल है, वो अनुच्छेद है जो ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो ये गलत होगा, नहीं होना चाहिए। कोई है क्या ऐसा? 13। एकदम लेमन लैंग्वेज में कितनी जल्दी समझ में आती है। क्या है? 13 क्या कह रहा है? शून्य होगा। कोई भी कानून, बाय लॉ, ऑर्डिनेंस, कुछ भी हो, वो यदि मौलिक अधिकार के साथ क्या है? असंगत है, तो वो क्या होगा? शून्य होगा, शून्य होगा। समझ में आया? तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि सभी लोगों देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगी? कहां, कौन सी? समानता का अधिकार 14 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही आपको मिलता है अधिकार ये। ठीक है, आगे बताइए 8वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी यूनियन 1960। ये बहुत अच्छा जजमेंट है LIC का और बेरुबारी यूनियन का। LIC में बाद में जाके बोलता है कि ये पार्ट है, इससे पहले ये बोला था कि पार्ट नहीं है। याद करके केस आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए केस मैंने अच्छा दिया। ठीक है ना, घुमा फिर आके आगे अच्छे अच्छे केस स्टडी मिलेंगे। देखिए, किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में, कौन कौन कौन? गर्नविल अस्टिन, एकदम ठीक है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए कितना मजा आ रहा है क्या? बहुत आ जा रहा है। ऐसी क्वेश्चन देखो, ऐसे रट भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। आगे बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? आप बताइए। प्रस्तावना कहा जाता है। ये मैंने संविधान लिखा है भाई, संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? क्या? उपचार के, क्या है ना, आत्मा नहीं कहा है, तो उपचार किस में आता है? ये ऑलरेडी है, ये तो है ही है, ये तो ऑप्शन ही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था ना कि आत्मा है 32, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू रिट जिससे जारी होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। आगे बताइए, आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये कहां की है? अमेरिका की। भारत की कौन सी है? एकल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग चलेंगे तो फिर होना तय है, सिलेक्शन एकदम तय है। तो उपचार का मतलब ही क्या होता है? 32 संविधान क्या? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सी आर्टिकल को बोला जाता है? तो 32 आर्टिकल ही तो है दोस्त। ओ हो। देखो क्या होता है ना कि आर्टिकल 32 दे देता ना, सीधे मारते। उस 32 का मतलब ही तो संवैधानिक उपचार है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
संवैधानिक उपचार वो खुद बोलता है यार, 32 के साथ परिभाषित भी तो करो उसको, ठीक है ना। चलो आगे बताओ आगे बताओ, कौन सा है 12वां। भारत के संविधान के अनुसार समानता का अधिकार शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्ण समानता। बाकी है क्या? अरे कितने प्रकार का होते हैं आर्टिकल 14? अरे आर्टिकल 14 में कितने भाग है? अनुच्छेद 14 में बता दो बता दो बता दो कितने हैं? 14 में केवल कितने हैं? 14 से 18 नहीं आई। ये लिखा है ना एक भाग इसी का तो पार्ट है ये, 14 का एक पार्ट है ये। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अब आया समझ में, ठीक है ना। तो ये चीजें है। अब इसमें अवसर की समानता भी आती है भैया 16। ये है 17, 16 और ये वाला शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं है नहीं, पूर्ण है नहीं। संविधान के चरित्र में ही, फंडामेंटल राइट के चरित्र में ही बोला गया है, ये एब्सोल्यूट नहीं किया जा रहा है आपको, कंडीशन बेस है आप। लेकिन वैसे एक आर्टिकल है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। 17 एब्सोल्यूट की तरह काम करती है। यही मौलिक अधिकार है जो पूरी तरह लागू होती है। लेकिन 17 के साथ जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? 17 का परिभाषित ही नहीं किया गया है, न सुप्रीम कोर्ट ने ना संसद ने, कि एक्चुअल में होता क्या, कितना ब्रॉड है, उसका लिमिट जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन मात्र आर्टिकल 17 है जो क्या है, पूर्ण तरीके से। बाकी पूरी की पूरी मौलिक अधिकार आपका एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण तरह से लागू नहीं होता है, कंडीशन बेस है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है भाई? ब्रिटेन से लिया गया। तो दूसरे वाला कहां से लिया गया? क्वेश्चन तो फिर एराइज होगा। संरक्षण वाला कहां से लिया गया है? लिख देते हैं ना, वो बच्चे ऑनलाइन भी तो हैं, वो भी तो देख ले। अरे सबको नहीं मालूम होता है, कुछ तो होंगे जो नहीं मालूम होगा, तो देख लो। आर्टिकल 14 में 2 है, एक है इक्वालिटी, अंग्रेजी में लिख देता हूं, हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा जो। अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये भी सीख लो। संविधान और इकोनॉमिक्स इंग्लिश में आना चाहिए, समझ में आए? जाओ जजों से बोलो ना, हिंदी नहीं बोलते हैं जज, समझ में आए? अब बताओ ये कहां से लिया है, कहां से लिया गया है ये? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से जो पूछा है मैंने। और ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। ये जानना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। अब बताइए आगे, आगे बताइए। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कोई कानून बना सकती है। मतलब कहने का मतलब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या संसद के पास ये शक्ति है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, बिना किसी राज्य की सहमति। इसमें सहमति की जरूरत नहीं है, ये शक्ति है संसद का। समझ में आया? इसमें जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या करेंगे हम? इसका आंसर कर देते हैं डी, ठीक है। अब बताइए, गैर सदस्य के रूप में जो संसद के किसी भी सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ऐसा है? अटॉर्नी जनरल। एकदम, ये तो रटे होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अटॉर्नी जनरल पे, ठीक है, रट्टा होना चाहिए। कभी मुख्य न्यायाधीश ना मार दे। एक बार मार दिया था एक लड़के ने मुख्य न्यायाधीश, चलो एक बार क्वेश्चन पूछा, मैं लगा था ये तो गड़बड़ कर देगा। मुख्य न्यायाधीश डांटने लगते हैं, सबसे ज्यादा शक्ति है उनके पास, ये बात ही सुन के डांटने लगेंगे वो। ये बताइए, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त है?
बताओ किसमें? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। अरे कौन सी आर्टिकल से है? आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है। कौन से आर्टिकल में लिखा है बतिया? ये बतिया कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? 312 में। देखो, 2 शक्तियां है राज्यसभा का जो लोकसभा से ज्यादा है। 2 शक्ति है जो बाकी शक्ति में ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लोकसभा। देखो, ये धन वन वाला मामला है ना, पैसा रुपया वाला। आज सब पिताजी हैं लोकसभा, समझ में आए? लेकिन राज्यसभा के पास 2 शक्ति है। एक है अनुच्छेद 312 में और दूसरा है अनुच्छेद 249 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो, कमाल करोगे। 312 में शक्ति प्रदान है। क्या शक्ति प्रदान है? अखिल भारतीय का निर्माण करना। और 349 में क्या है? राज्य सूची में। शब्द का एकदम याद तो है आपको, लेकिन शब्द सही होना चाहिए। राज्य सूची में यदि जरूरत पड़े तो राज्यसभा क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। बताइए। हाँ, ये तो बताया ना, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, घुमा फिरा के दोबारा आ गया। और ये किस में आता है? मूल क्षेत्राधिकार। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद बताते जाइए। अनुच्छेद 131। ठीक है, आगे देखिए। अशोक मेहता समिति ने अधिक जोर दिया था। हाँ, मंडल सभा में कितने लेयर का था? कितने? 2 लेयर पे था। दूसरा लेयर था मंडल सभा। कब आया था ये अशोक मेहता समिति? 1977। कब आया था? 1977। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देते हैं ऑनलाइन, बहुत जरूरी है लोगों को जानना। ठीक है, मंडल सभा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत गांधी के दर्शन के निकट है? हाँ? मतलब गांधीयन फिलोसफी जो होती है वो है ना, वो कहाँ है? डीपीएसपी में। कहाँ है? मूलभूत। हाँ, कहाँ है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 3 फिलोसफी है। एक सोशलिज्म, समाजवाद का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? गांधी का सिद्धांत। और तीसरा कौन है? लिबरल। तो गांधी का सिद्धांत पूछ रहा है, वो कहां पर है? अनुच्छेद ये 40 एकदम, ये है 40 ग्राम पंचायती का। ठीक है, अब बताइए आगे। निम्नलिखित में कौन सा सरकार के संघीय स्वरूप का एक आवश्यक तत्व नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सरकार के संघीय, जो सरकार के फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरल संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब क्या होता है? बंटवारा, पृथकीकरण। किसकी? शक्तियों की। राज्य अपने राज्य में काम करे, केंद्र अपने केंद्र में काम करे। केंद्र दखल अंदाजी ना करे किसमें? अपने राज्य में। लेकिन भारत में तो होता है, इसलिए आधा अधूरा संघवाद का उदाहरण दिया गया है इसको। ठीक है ना, लेकिन संघवाद का मतलब असली अमेरिकन जो है ना, वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। समझ में आया? अब बताओ इनमें से। अरे लिखित संविधान होना जरूरी है क्या संघवाद के लिए? नहीं, जहां लिखित नहीं है क्या वहां संघवाद नहीं है? बाकी तो है। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए और शक्ति का पृथकीकरण होना चाहिए। लिखित संविधान नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है ना। आगे बताओ, चलो बताओ। 21, समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से है? कौन से आर्टिकल में? 44 में। अब बताओ, क्वेश्चन ये आया है ढंग का, बाकी तो रटे रटाए थे अच्छे खासे। अब देखो, अब आएगा क्वेश्चन अच्छे खासे दिमाग घुमाने वाले। तो अब बताओ,
यह राज्य के लिए बाध्यकारी है कि एक समान नागरिक संहिता सभी पर लागू की जानी चाहिए। क्या एकदम सही है? एकदम सही है। और वो कहां से पता चलता है? राज्य का ये पता कहां से चलता है? जो कोई पूछ दे तुमसे, और डीपीएसपी में कौन सी आर्टिकल से पता चलता है कि राज्य बाध्य है इसको लागू करने के लिए? 37 से फंडामेंटल इन गवर्नेंस बताया था ना अभी। 37 में बता रहा है ना कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस मौलिक है ये प्रशासन में, ठीक है ना। तो ये अब बताइए दूसरा, समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 3 में नहीं थे। तीसरा में है क्या? कहां है? चौथा में है। तीसरा में कौन है? देखो सर सही कह रहे थे पिछले सेशन में, सबसे ज्यादा गलती होती है आसान क्वेश्चन में। देखो ये चौथा बोल गए, चौथा बोले थे ना, नहीं कोई बात नहीं, मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे ये देखो सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा गलती होता है। इसका आंसर कौन सा होगा? बताओ बताओ। केवल एक। अरे यार ये तो, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर, आंसर यहाँ पे, तो कैसे काम चलेगा? आ गया भाई, एक पे आंसर टिक मार दिया जाए, ठीक है। टिक मारना जरूरी है क्योंकि वो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे सर टिक नहीं मारा आपने, जरूरी है सब चीजें। आगे बताओ, आगे बताओ। 22 पर निम्नलिखित में से किसके लिए निर्देशित करते हैं? राज्य के। अब देखो ये भी मजेदार क्वेश्चन है, तीनों ठीक है। अच्छा ये वाला कहां पर लिखा गया है ये बता दो। हाँ वाह बहुत बढ़िया। 50 में यही मूलभूत सिद्धांत बना था सबसे पहले, और मूलभूत सिद्धांत भी बना था ये 50 पे। तीनों की शक्ति क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। किसकी तीनों? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। बोलते रहो, बहुत बढ़िया। ये क्या बात है यार, ये तुम लोगों को तो बहुत। आगे बताओ क्वेश्चन। समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया। भाई किसके लिए किया गया था सरकारिया? ये देखो कब किया गया था, पहले ध्यान दे लो। याद है क्या किसी को? किसी को याद है क्या? 1900 ये तो करो। अच्छा कोई बात नहीं, इसको काट दिया जाए। 1983 में। और रिपोर्ट कब सबमिट हुआ था? 1988 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था। 88 में। सरकारिया कमेटी का गठन किस लिए हुआ था बताओ? एकदम सही। इसके क्यों? एक क्या कारण बनी थी? कारण बनी थी टकराव। राज्य और केंद्र के बीच का जो टकराव है वही क्या बनी थी? कारण बनी थी गठन का। चलिए आगे विचार कीजिए इस कथन पे। क्या लिखा है? भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है। क्या डाल सकती है क्या? हाँ शुरू में 13 था, अब 282 पहुंच गया है। बहुत अच्छा। नवी अनुसूची कौन से आर्टिकल से निकल के आता है? क्वेश्चन ये है, कौन से आर्टिकल से? बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, कौन से आर्टिकल से निकल के आता है नवी अनुसूची, और कौन से संशोधन में आया था? 3 क्वेश्चन बताया मैंने यहां से, 3 क्वेश्चन बताया मैंने यहां से। प्रथम संशोधन, फर्स्ट 1951 में पहला संशोधन था। यहीं से स्टार्ट हुआ था मूलभूत सिद्धांत की कहानी। मतलब आगे चल के केशवानंद भारती में खत्म हुआ था, ठीक है ना। दूसरा क्या मैंने पूछा था? किस अनुच्छेद से निकला है? किस अनुच्छेद से? 31 बी। समझ में आया? याद रखिएगा, नहीं याद है तो 31 बी, 31 ए, 31 बी, 31 सी 3 आया था ना। 31 समाप्त हुआ, 31 बी सी ए बी सी है ना भाई बाबू। 31 ए, इसीलिए तो बताया कि यहाँ पर नजर नहीं जाती, किसी को नजर नहीं जाती, इसीलिए बताया, समझा करिए।
नजर नहीं जाती है। 31 में पूरी खत्म कर देते हैं। 31 राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हुआ था, संपत्ति का अधिकार जाके जहां कहां खत्म चला गया 300A में। और 300A क्या है, कौन सी राइट है, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और ये तो है, ये तीनों है भाई, यही बी में है, नवीं अनुसूची इसी से जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल। 31 ही कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ चीजों को लागू करना हो तो आप इस बात से, आर्टिकल 13 में जो कहा है फंडामेंटल 14 और 19 का हनन हो रहा है तो नहीं होगा। समझ में आया? 29 बी और सी को पढ़ा नहीं? ABC नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है, एक बार घर पे जाके और भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, अरे बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, केवल एक, अरे दूसरा होगा क्या? क्योंकि ये कौन सी केस में IR कोहलो, IR 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 अप्रैल 1973 से पहले जो आपने ऐड कर दिया है वही बचेंगे, नहीं तो बाकी इस बात पे जुडिशियल रिव्यू होगा कि कौन कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, कौन कौन सा, 14, 19 और 21, ये तीनों शब्द का प्रयोग करना है। समझ में आया? क्या बोला कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून आपने नवीं अनुसूची में डाल दिया, उसके बाद जब डालेंगे तो इस बात पे जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा, कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा हो। समझ में आया? मूलभूत क्योंकि मूलभूत सिद्धांत है ना भाई, मूलभूत नहीं समझ में आया? देखो नवीं अनुसूची में क्यों डाला गया था, नवीं अनुसूची का मतलब अब समझे। पहले नवीं अनुसूची जानते हो क्या क्यों आया था? नवीं अनुसूची अब कहानी बताना पड़ेगा, आधा अधूरा कहानी हो जाती है, गड़बड़ है। ये देखो अब आएगी मजा, नहीं पता है तो देखो। पहला अमेंडमेंट में, पहली संशोधन में सरकार बड़ी चढ़ाक निकली संसद, उसने कहा एक अनुसूची डाल देते हैं, कौन सी, नवीं। समझ में आया? क्यों डाली? क्योंकि आर्टिकल 13 था आपके पास। क्या था? आर्टिकल 13 था। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि कोई भी लॉ, कानून यदि आप बनाते हो और वो कानून मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो शून्य होगा। तो संसद ने कहा अच्छा तुम हमसे बदमाशी, उसने कहा एक नया प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, एक नई सिस्टम लागू करेंगे, और वो सिस्टम क्या होगा कि हम एक नवी अनुसूची डाल देते हैं। अब इसमें हम जो भी डालेंगे वो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, चाहे वो कुछ का भी उल्लंघन कर रहा, मतलब 13 के खिलाफ था। समझ में आया? नवीं अनुसूची क्या था? 13 के खिलाफ था कि कोई भी कानून मैं बना देता हूं और वो कानून नवीं अनुसूची में डाल देता हूं और वो कानून जो है वो आपके मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्या शांत हो, नहीं समझ में? सब गायब, सिस्टम गायब है। अब से बताओ, सिस्टम गायब है, ऐसे तो ऐसे सिस्टम गायब है। अब फिर से सुन लो एक बार और, एक प्रोसेस में। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि कोई भी कानून संसद बनाती है, वो कानून मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो शून्य होगा। नवीं अनुसूची क्या कह रही है कि कोई भी कानून हम में डाल दो, हम समुद्र हैं, हमको खोज नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे।
मतलब यदि उल्लंघन भी करता है 13 में तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये किसके लिए चैलेंज था? सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के लिए। समझ में आया? यही से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। देखो, मौलिक अधिकार पढ़ लिया, आर्टिकल 13 नहीं पढ़े, सब बर्बाद है, सब बर्बाद है, सब खत्म है मौलिक। यही से स्टार्ट होती है मूलभूत सिद्धांत की संरचना, जहां से 4 कंसेप्ट बनते हैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार, आईजी गोलखनाथ, और चौथा पे जाके खत्म होता है केशवानंदा भारती केस, जहां से निकलता है मूलभूत सिद्धांत का अधिकार। समझ में आया? सिद्धांत आर्टिकल 13 से 3 सिद्धांत निकलते हैं। डॉक्ट्रिन पढ़ना पड़ेगा, इतना लंबा नहीं जाना है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? अब आया कि नहीं? चलो आगे 25वां क्वेश्चन देखो। 25वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? ये बता दो भाई फटाफट। कौन से? अरे नाम तो बताओ। टेढ़ा है क्या? टेढ़ा है क्या? नहीं है तो कौन है? जीबी। टेढ़ा मुझे भी लगते हैं। चलो भाई आगे बताओ। 26वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती है? हाँ, 20 में। इसमें 3 है, कोई बता सकता है क्या? 3 है भाई इसमें 3 चीजें हैं, कोई बता सकता है क्या? 20 में। तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो मैं ही पूछ देता हूं। इसमें 3 चीजें हैं। पहला क्या है कि एक ही सजा का 2 बार नहीं दिया जा सकता है। दूसरा बात, अपने आप को ही गवाह नहीं बनाया जा सकता है। अब खुद ही का गवाह नहीं बन सकते, ले जाके पुलिस पटक के आपको मार के और ये नहीं कह सकती कि भैया तुमने ही कत्ल किया है। किसी ना किसी को देखना जरूरी है, या सीसीटीवी कैमरा में, चाहे कुछ। कत्ल करना सही नहीं है, मतलब चोरी भी आपने किया है तो समझ में आया? मतलब खुद का गुनाह आप कबूलेंगे नहीं। वो पिक्चर वाला हालत नहीं है कि तुमने गुनाह कबूल कर लिया। समझ में आया? तो पिक्चर में होता है ना, गुनाह कबूल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्टिकल 20 प्रतिबंध कर देता है, तुम खुद की गवाही नहीं दोगे। और दूसरा, तीसरा, जहां से कानून बनेगा कानून वहीं से लागू होगा। जैसे कि मान लो चोरी की सजा पहले 6 साल थी। समझ में आया? कब तक? 2014 तक। मोदी साहब आए, बोले बहुत ठीक हो तुम लोग, अब इसको बढ़ा देते हैं, मतलब कर दिया इसको 12 साल 2014 में। आपने कत्ल किया 2013 में। 2013 में तो आपके सजा कौन सी मिलेगी? 6 वाला की 12 वाला? 6 वाला। यही इसी को तो है। जब आपने कत्ल किया है या आपने चोरी किया है तो उस समय की कानून क्या था? समझ में आए? कानून यदि कहता है 6 साल, अब मान लीजिए जिस दिन किया आपने, 2 तारीख को किया और 3 तारीख को कानून चेंज हो गया, बताओ कौन सा? और आप 2 तारीख वाला ही लागू होगा आपके ऊपर। ये 3 चीजों को प्रतिवर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? वाह। आप बताइए 27वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है कौन सा है भाई? मूलभूत सिद्धांत कहां से आया है? क्या संविधान में लिखा है? कहां लिखा है? अरे इससे पहले बताया आर्टिकल 13 से निकला हुआ है ना, लेकिन कहां लिखा है? नहीं लिखा है। तो देखो, इसका अर्थ होगा न्याय का राय। अब बताता हूं कैसे। इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये बड़ा लॉजिकल चीज है, इसको जानना चाहिए। अब देखो, संविधान में कहीं लिखा है कि मूलभूत सिद्धांत है? कहां पे? कहीं नहीं लिखा है। सिद्धांत कहां से उत्पन्न होती है? जजमेंट से। कहां से होती है? जजमेंट से। वो किसकी जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। तो मूलभूत सिद्धांत भी तो जजमेंट ही है ना? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है इसके बारे में कि मैं तय करूंगा मूलभूत सिद्धांत होगा। अरे मूलभूत सिद्धांत जानते हो कि नहीं? हम खाली मूलभूत सिद्धांत बोलते? क्या होता है मूलभूत सिद्धांत? मूलभूत सिद्धांत नहीं जानते? नहीं जानते हो, फिर से बता रही है कि नहीं जानते हो। पूरी कहानी हो गई। राम जी ने रावण को मार दिया, अब बोले कि जन्म कहां हुई है? मूलभूत सिद्धांत का मतलब यह होता है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आप जो आर्टिकल 13 वाला जो कंसेप्ट था ना, बता नहीं रहा था। आप कोई भी कानून बनाइए,
यदि वो मूलभूत सिद्धांत के साथ खिलवाड़ करेगा, फंडामेंटल राइट की बात ही नहीं है, अब किसका बात है? मूलभूत। तो अब समझ में तो ये न्यायवादियों की राय में ही तो आई है, जजमेंट में। समझ में आए क्वेश्चन? जजमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? बताइए। कनाडा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किससे प्रेरित है? कनाडा से। आगे बताइए, चलिए बताइए आगे। किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण का अंतिम कदम माना गया है? किसको? 53 को कि 33 को? 33 53 कौन सा? हाँ, अरे एकदम 53 यार, इसमें शर्मा क्यों रहे हो? कैसे? एकदम सही है। अरे देखो, जो कहानी स्टार्ट हुआ था 73 से ना, किराए जो 1773 प्रारंभ हुआ था, वो जाके इस स्टोरी को क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण का मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं, केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, केंद्रीकरण का। जो 53 में था, केंद्रीकरण हुआ था, और 1858 के बाद क्या होगा? शक्ति का बंटवारा प्रारंभ हो जाएगी 1858 से लेके 1935 के बीच में। आखिरी 1919 में संसद का निर्माण होता है। किसमें? संसद का निर्माण बनता है। और संसद क्या है? विकेंद्रीकरण, पृथकीकरण का एग्जाम्पल ही तो है शक्तियों का, जहां पर राज्य राज्य अपना देखेगा और केंद्र केंद्र देखेगा। तो कहानी आप समझ में आए? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ था। 1853 में क्या हुआ? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। समझ में आए? 1858 से लेकर 1935 में क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा प्रारंभ हो गया। कहानी समझ में आई? बस समझना है, आगे देखते जाओ। 30वां क्वेश्चन बताओ भाई। कौन सी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? 143। अच्छा बताओ, यदि ये लेता है तो जरूरी है क्या कोर्ट उसको परामर्श देगा? नहीं देगा। अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे दिया तो क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति उसको लागू करे? नहीं है। 143 समझ में? बाध्य नहीं होता। आगे धन विधायक 110 रटा रहना चाहिए ये। 110 लिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के लघु मिनी संविधान कहा जाता है? और किसको कहा जाता है? 42वां को। बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, ऐसे तो मतलब देखो खुश हो जाता है इंसान। मतलब ऐसे जब लड़के एकदम फटाफट फटाफट, आपकी पढ़ाई इतनी तगड़ी हो कि आंसर ऐसे निकले, तो बताओ एग्जाम कैसे नहीं निकले? हैं? कैसे नहीं निकले? हैं? भाई समुद्र की गहराई आपने नाप ली तो फिर रहा क्या? हाँ निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं निकलेगा। लगे रहो ऐसे ही। अब बताओ, भारतीय संघ को किसने कहा? हाँ? बात है, सब में यही बोले हैं। मतलब पिछली बार आंसर दिए था ना स्टीन को, मतलब 2 बार आंसर दोगे का? एक ही बंदे का 2 ओपिनियन हो सकता है, नहीं ना? तो कौन सा आंसर होगा? केसी वीर। हाँ ये देखो, एक ही के 2 बना दिए हैं, बताओ। केसी वीर। आगे बताइए। संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करें। संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख है क्या? है। तो दूसरा देखो, ये क्वेश्चन आप ही लोगों लड़के के लिए है जो बोलेगा कि दूसरा भी सही है। हाँ? अरे इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। अरे भाई इस पे ध्यान दो।
अब समझ में आया, ये करवाने का उपाय है। मालूम है गलती कहाँ होगी, 1 से 4 दिए होते, अब आप एक